Hi, ideas are easy, execution is everything. Today is 6th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. National Library of India is located in Kolkata, West Bengal. 1st of January 1949 को Reserve Bank of India nationalize हुआ था. गागरोन फोर्ट इज इन राजस्थान. इंडस रिवर डॉल्फिन एक्वाटिक एनिमल है. स्टेट एक्वाटिक एनिमल है पंजाब का. होयसाला टेम्पल्स हैं कर्नाटका में. आज के सवाल हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क लोकेटेड? अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? Torgya festival is celebrated in which Indian state? And Pamban Bridge is located in which part of India? So these are 5 questions for today. कल से रैपिड जीके को अपन प्रीलिम के स्पेसिफिक कल से ट्वीक करेंगे और I'll ask questions जो रेलेवेंट हैं और ज़्यादा डायरेक्ट हैं स्टैटिक पार्ट के फ्रॉम दिस प्रीलिम सेक्शन. ओके, टुमारो. ये वोकेबुलरी है आज की. स्ट्रिंजेंट जो है इसका मतलब होता है कड़ी से कड़ी. रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, हार्श है, टफ है. कैलस एटीट्यूड का मतलब होता है कठोर. हार्टलेस, अनविलिंग, अनफीलिंग है, अनकेयरिंग है, क्रूअल है, इनसेंसिटिव है. फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना, गिव अप, रिजेक्ट, लीव. नलीफाई का मतलब होता है अमान्य ठहराना, नलीफाई. ओवर्ट मतलब प्रकट. कोवर्ट मतलब जैसे कोवर्ट ऑपरेशन है, तो ओवर्ट मतलब डन और शोन प्रॉपरली, और कोवर्ट ऑपरेशन मतलब सीक्रेटली जैसे फौज करती है. सो दिस इज ओवर्ट. सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है. सी आज संडे है तो आंसर राइटिंग नहीं है, बट हम 4th ऑफ फरवरी का आंसर डिस्कशन करेंगे. सी यहाँ आप आंसर डिस्कशन में ज्वाइन द डिस्कशन लॉग इन कर सकते हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से एंड सबमिट योर आंसर्स. सी इसका बैकएंड पे मैंने काफ़ी वर्क किया है कल टेक्निकल, तो उससे स्पैम थोड़े अब कम होने चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज़ कि अपने पास 2 ऑप्शन है. या तो कमेंट सेक्शन के लिए डिस्कस इनेबल करें. डिस्कस इनेबल करते हैं तो इधर अपवोट डाउनवोट को डिसेबल करने के लिए वो प्रो फीचर मांग रहा है, प्रीमियम फीचर्स, और उसके लिए $115 अ मंथ मतलब तकरीबन 1 लाख रुपये एनुअली वो डिमांड कर रहा है. दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम नेटिव इसका जो कमेंट सेक्शन है उसको अपग्रेडेड फॉर्म में यहाँ पे देखें. गिव मी सम टाइम, मैं इसको फिक्स करता हूँ अभी. ओके, सो यू कैन सबमिट योर आंसर्स ओवर हियर. Alright, so let us come back to this newspaper. This is The Hindu, February 6th, 2022, Delhi edition. तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है many seats redrawn in Jammu and Kashmir delimitation draft. तो जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी भी बना फॉर टाइम बिंग, और फिर इसको स्टेटहुड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको डिसाइड करना. जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर में से अभी विधानसभा चुनाव कराने, तो अगर चुनाव कराने हैं तो हर एक का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा. उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विधायक चुन के आ रहा है, या फिर से लोकसभा के चुनाव है तो लोकसभा में भी इस तरीके से सांसद की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फैक्टर्स जैसे वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का डेमोग्राफी क्या है, जियो स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स भी एट टाइम्स काउंट इन किए जाते हैं. सो इसके हिसाब से टाइम टू टाइम बनता है दिस डीलिमिटेशन कमीशन. डीलिमिटेशन कमीशन का काम होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे डीलिमिट करना. डीलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट और जो रिजल्ट्स आते हैं वो कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होते. सो दिस इज डीलिमिटेशन. अब यहाँ रीड्रॉ करने की बात है. मैनी सीट्स रीड्रॉन इन जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन ड्राफ्ट. अब यहाँ पे कुछ इस बात पे ऑब्जेक्शन भी उठ रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो ड्यू है या नहीं है. हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, दैट्स ऑल. ओके, सो दिस इज डीलिमिटेशन. तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे रीजिग की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर में. Then this is people to gain from a wider tax base. मिस्टर बजाज ने कहा wider tax base. सी हमारे यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो काफ़ी कम है. जो टैक्स का बेस है मतलब हाउ मेनी पीपल आर पेइंग टैक्स, वो नंबर बहुत कम है रिलेटिवली.
तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स बेस में आए, टैक्स बेस। इसीलिए हम बात करते हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज नेसेसरी। फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, तो इधर रूल्स एंड रेगुलेशन और टैक्स को कलेक्ट करना इजी हो जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड में टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाता। सो वी सीक फॉर दिस फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। टैक्स बेस अगर ज़्यादा बढ़ेगा, टैक्स बेस ज़्यादा बढ़ेगा तो ओवरऑल इसका जो इफेक्ट होगा ना वो ये हो सकता है कि जो टैक्स का परसेंटेज है, मतलब इंडिविजुअली जो हम टैक्सेशन लगा रहे हैं उस टैक्स स्लैब में कटौती हो जाए, बिकॉज एवरीबडी इज टैक्स कॉम्प्लाइंट। तो जो नेट टैक्स इंडिविजुअल से कलेक्ट किया जा रहा है, इंडिविजुअल से लिया जा रहा है, वो कम हो सकता है। तो पीपल टू गेन फ्रॉम अ वाइडर टैक्स बेस, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा आएगी तो इंडिविजुअल जो बाहर है वो कम हो सकता है, गवर्नमेंट यहाँ पे रिलीफ्स दे सकती है। सो दिस इज दैट। इसको अभी आगे एक बार और देखते हैं। देन दिस इज पॉलिटिकल दिस इज पीक परफॉर्मेंस, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ये हमारे आर्मी जवान्स हैं, गोइंग ऑन अ स्कीइंग एक्सपीडिशन along the snow covered slopes of गुलमर्ग। गुलमर्ग क्यों फेमस है? गुलमर्ग फेमस है फॉर टूरिज्म, विंटर स्पोर्ट्स, नॉर्थ कश्मीर में। पिक्चरस्क स्की रिजॉर्ट है। मिनिमम टेम्परेचर -9.8 डिग्री सेल्सियस था ऑन सैटरडे। सो दिस इज पीक परफॉर्मेंस। जम्मू एंड कश्मीर में भी टूरिज्म को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टूरिज्म क्या होता है, मेन स्टे है यहाँ की इकोनॉमी का। टूरिज्म से वाइड स्केल क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो मास स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। और बिकॉज कोविड-19 लॉकडाउन पैंडेमिक, तो सर्विस सेक्टर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है। दिस इज सरिस्का वियर्स द स्ट्राइप्स ऑफ सक्सेस। ये स्ट्राइप्स है ना, टाइगर के स्ट्राइप्स। टॉयल फॉर कंजर्वेशन, टाइग्रेस है विद हर कब ड्रिंकिंग वाटर एट अ पॉन्ड इन सरिस्का टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व्स जो है ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। अक्सर टाइगर पार्क्स, टाइगर रिलेटेड कुछ कंजर्वेशन स्कीम्स, एम स्ट्राइप्स, इस टाइप के सवाल पूछे गए। एक बार जैसे पूछा था कि वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को ऐसे कनेक्ट करता है। आंसर, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को। So the measures for habitat management for tigers launched about 6 months ago. Famous सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, तो bearing fruit, started bearing fruit, रिजल्ट्स आ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो एक 12 लिवारी रूट है यहाँ पे, जहाँ पे टाइग्रेस ने बर्थ किया है 2 कब्स को। फैंटास्टिक न्यूज। इंक्रीज लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर द रूरल पॉपुलेशन। सी, टाइगर जो होता है वो होता है एपेक्स स्पीशीज, की स्टोन स्पीशीज। फॉरेस्ट में अगर टाइगर होता है तो इसका मतलब है पूरा फॉरेस्ट कंजर्व्ड है, और फॉरेस्ट कंजर्व्ड होता है तो यहाँ के ट्राइबल्स, विलेजर्स है, उनको भी बेनिफिट होता है। सो ओवरऑल हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है, सेव टाइगर, और इनडायरेक्टली हम पूरा टाइगर, पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कंजर्व कर रहे हैं। यहाँ एक और बात है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, फाउंडेशन हो, ताकि यहाँ डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स हो, अर्दन बर्न्स हो, वाटर होल्स हो फॉर वाइल्ड एनिमल्स 10 लोकेशंस में। लाइवलीहुड इंटरवेंशन, विलेजर्स बीइंग रीलोकेटेड फ्रॉम द सेंचुरी। ये बात क्या है? सी, टाइगर अब आइसोलेशन में तो रहेगा नहीं, टाइगर है तो उसको एक हैबिटेट भी चाहिए, उसको एक प्रे भी चाहिए, शिकार भी चाहिए। तो अगर टाइगर कंजर्वेशन करना है तो पूरा ओवरऑल कंजर्वेशन करना पड़ेगा हमें। जैसे कि यहाँ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR क्या होता है, कंपनीज वगैरह कुछ प्रॉफिट कमा रही हैं तो कुछ सेक्शन फॉरेस्ट कंजर्वेशन में वो दे सकती है, पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट। फाउंडेशन बनाए, ग्रासलैंड्स बनाए, ग्रासलैंड्स होगा तो डियर एंड ऑल दिस एनिमल्स प्रे बेस बढ़ेगा। अर्दन बर्न्स एंड वाटर होल्स है तो ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ दिस वाइल्ड एनिमल्स सेफगार्ड रहेगी। प्लस जो आसपास के ट्राइबल्स हैं, विलेजर्स हैं, वो डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट में, तो इनको कई बार ट्रांसलोकेट भी करना पड़ता है, रीलोकेशन करना पड़ता है, कि से जो अगर वो कोर एरिया में आ रहा है या बफर एरिया है तो उससे थोड़ा दूर जाके विलेज कम्युनिटी को रिहेबिलिटेट करते हैं। तो दिस इज देयर, ताकि क्या हो, टाइगर और ह्यूमन बीइंग का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाए। यहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क भी है, दिस इज वेरी फेमस। सो दिस इज देयर। अब कंजर्वेशन में यहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, बिकॉज फॉरेस्ट गार्ड्स ऑन फुट यहाँ पे पेट्रोलिंग करता है, तो फॉरेस्ट गार्ड की भी जो रिक्वायरमेंट वगैरह है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इक्विपमेंट्स हो, सेफ्टी, उसको इक्विपमेंट्स हो। मैनी टाइम्स फॉरेस्ट गार्ड का 1-on-1 दिस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पोचर्स के साथ,
तो इस चीज को भी सेफगार्ड करना जरूरी है। ग्रासलैंड हैबिटेट को डेवलप करें, ड्राई पैचेस जो हैं उसको वापस बेटर करें। तो टाइगर कंजर्वेशन जो है वो लाइक एक ओवरऑल प्रोसेस है, एक कलेक्टिव एफर्ट्स है जो बहुत सारे वेरियस फील्ड्स में करेंगे तो फिर उसका एक नेट रिजल्ट निकलता है कि टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो टाइगर कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। दिस इज फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है वो है वॉयलेशन ऑन द राइज येट अगेन एज कोविड रिस्ट्रिक्शंस टर्न लैक्स। कोविड के केसेस कम हुए तो लीनियंसी आ गई। अब कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल लोग फिर से फॉलो नहीं कर रहे हैं, वॉयलेशन हो रहा है, नॉट राइट। बैक टू डिफाइन रूल्स। देन हेल्थ वर्कर्स हैं, यंग बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन हो रहा है। पॉजिटिविटी रेट 2.8% पे कम हो गई है, 2.8% पे आ गई है, फॉल हुआ है, गुड। The trials and tribulation of inmates skin, and this one get it just right. Okay, then this is next page, page number 3. महाराष्ट्र रिवाइजेस प्राइस लिमिट फॉर ऑफिशियल ईवीसी। सरकारी जो वाहन होते हैं वहां पे भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, ईवीज। तो ईवीज एक्चुअली वन टाइम कॉस्ट ज्यादा होती है बट फ्यूल का कॉस्ट नहीं लगेगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकवरी हो जाएगी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है कार्स का। तो इसका अपर जो है एक्चुअली सारे ऑफिशियल्स के लिए जो कार्स होती है उसका अलग स्लैब होता है, जैसे हाई कोर्ट जजेस वगैरह को 20 to 25 लाख की कार है, लाइक दैट। तो ये उसका कैप बढ़ाया है। द फोकस इज कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ्लीट में कन्वर्ट करना है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, पॉलिटिकल। एंटर द ड्रैगन गिविंग अ फेस लिफ्ट। पेंटर कलर कर रहे हैं ड्रैगन को बीच रोड में। ब्यूटिफिकेशन अहेड ऑफ प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू। प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू मतलब नेवी, नेवी मतलब विशाखापट्टनम। तो गिविंग अ फेस लिफ्ट, एंटर द ड्रैगन। सैटरडे को होगा दिस प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू, नेवी। अब जैसे टाइगर देखा वैसे ही ये एलिफेंट है। एलिफेंट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन टू वायनाड सेंचुरी बिगिंस। वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन, तो एलिफेंट भी टाइगर की तरह ही होता है, इसको बहुत बड़ा एरिया चाहिए ट्रैवल करने के लिए, रोम करने के लिए। जैसे कुछ दिन पहले हमने चाइना में देखा था ना, लॉन्ग मार्च टाइप एलिफेंट ने ट्रैवल किया था। दिस सम नंबर ऑफ एलिफेंट का जो हर्ड था उसने ऐसे लॉन्ग ट्रैवल किया था। तो एलिफेंट भी ट्रैवल करता है। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन नहीं हो। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इज नॉट राइट। ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज करने की कोशिश करो। और अगर बीच में रोड्स वगैरह निकल रही है तो वहां पर एनिमल कॉरिडोर होने चाहिए, सो दैट एलिफेंट वहां पे इजीली रोड्स, ह्यूमन जो बनाया है एंथ्रोपोजेनिक जो बैरियर्स आ गए उसको क्रॉस कर पाए, सो दैट अगेन एक्सीडेंट्स नहीं हो। वरना ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड से एक्सीडेंट हो जाते हैं, लाइक दैट। तो ऑनसेट ऑफ समर है तो सीजनल माइग्रेशन है वाइल्ड एनिमल का। एडजेसेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब इधर एक और बात है, ये जो माइग्रेशन होता है ये कई बार इंटर स्टेट होता है, तो दैट इज वाई जो एफर्ट्स हैं वहां पे इंटर स्टेट कोऑपरेशन जरूरी होता है। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला एंड तमिलनाडु एडजेसेंट एरिया। तो दिस इज देयर। टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे। स्ट्रक्चर्ड मेजर्स जरूरी हैं, फॉडर एंड वाटर वगैरह प्रोटेक्शन मेजर वहां पे हो, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे इन सब चीजों को इंश्योर करने की बात है। ओके, ट्री टॉप दिस मचान भी बनाएंगे सो दैट इनको मॉनिटर कर पाए फॉरेस्ट रेंज में। सो दीज आर द थिंग्स। वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन टू वायनाड सेंचुरी बिगिंस। कमिटेड टू एंडिंग इनइक्वालिटी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। देन 26 फुट टॉल स्टैचू ऑफ वैष्णवाइट संत श्री रामानुजाचार्य जी नियर हैदराबाद, यहाँ पे स्टैचू अनवील हुआ। कमिटेड टू एंडिंग इनइक्वालिटी विद प्रेयर्स। सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया। ओके, देन दिस इज एक्सप्लोरिंग द इजराइल द इंडियन वे। सी, इजराइल के साथ 30 साल हो गए हमारे बायलैटरल टाइज के। इजराइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो कंट्री का स्पेसिफिकली, 2-3 कंट्री एरिया स्पेसिफिकली आईआर से सवाल आएगा। एक तो सेंट्रल एशिया, दूसरा इजराइल, और तीसरा यूके इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर 3 decades दिस इंडियंस जो हैं वो विजिटिंग इजराइल। तो ह्यूमन दिस पीपल टू पीपल जो इंटरेक्शन है इजराइल के साथ वो भी हमारा काफी अच्छा रहा है। कनेक्ट, पीपल टू पीपल कनेक्ट। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी विजिट कर रहे हैं इजराइल। 30th एनिवर्सरी है फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। अब कुछ ही दिन पहले हमने इस पे आंसर राइटिंग किया है, इंडिया इजराइल रिलेशंस।
एंशियंट लोकेशन, आर्कियोलॉजिकल, नेचुरल वंडर्स जैसे कि सी ऑफ गैलीली, ये भी यहीं पर है इजराइल में। देन टावर ऑफ डेविड है, इज ऑल्सो नोन एज सिटाडेल। तो दिस इज द सिटाडेल का मतलब क्या होता है टेल। सिटाडेल हमने जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तब भी हमने सिटाडेल एक वर्ड देखा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिटाडेल? तो दिस इज देयर। अब दिस इज ओल्ड हैंड, तो एक्सप्लोरिंग इजराइल द इंडियन वे। दिस इज अगेन पेनफुल न्यूज, लता मंगेशकर जी passes away, this is there. Then this is the deadly spray, ये है welcoming spring. This is Basant Panchami on Saturday, medical students, King George Medical University. Then India risk being edged out of patent waiver plan at WTO. What is this waiver? जब लास्ट ईयर हमने देखा जैसे mRNA वैक्सीनेशन है, ऑक्सफोर्ड जेनेका की एक दूसरी वैक्सीनेशन है, फाइजर की अलग है, मॉडर्ना की अलग है। अब ये जो वैक्सीनेशन होती है ना, इन सब में होता है पेटेंट। वैक्सीनेशन रैंप अप करने का ये तरीका था कि जो पेटेंट है उसका वेवर हो जाए, पेटेंट से छूट मिल जाए। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, बहुत सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड होगी और वो क्विकली वैक्सीन प्रोडक्शन कर पाएंगे। इससे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड का जो लोग है, सबको इजीली वैक्सीनेटेड कर पाएंगे, इकोनॉमी रिकवर होगी। तो वेवर की बात है, ये बात इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने उठाया था लास्ट ईयर WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएशन में, कि टेम्पररी नॉट परमानेंटली, टेम्पररी वेवर दे दे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वैक्सीनेशन में, बिकॉज दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, अर्जेंटली वैक्सीनेशन जरूरी है। तो किसी एक कंपनी ने वैक्सीनेशन बना लिए, अब वो फ्रीली सबको टेक्नोलॉजी दे दे, नो हाउ बता दे, तो एवरीबडी कैन प्रोड्यूस वैक्सीनेशन। दिस इज IPR का वेवर। तो ये बात अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और इंडिया ने उठाया था, WTO पे इस बात को रेज किया था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ओके भी बोला था, बट समहाउ ये प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब फिर ये बात आ रही है कि वेवर मिलेगा बट दो कंट्री को एक्सेप्शन दे दिया जाएगा। एक्सेप्शन मतलब उनको वेवर नहीं मिलेगा, तो एवरीबडी विल गेट वेवर एक्सेप्ट चाइना एंड इंडिया, बिकॉज ये मेजर ग्लोबल सप्लायर ऑफ मेडिसिन है। तो इस टाइप का फिर से डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात है। लेट अस सी ये आगे कैसे बढ़ता है। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, WTO मेंबर्स आर कमिटेड टू अपहोल्डिंग। तो जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दिस इज अ गुड थिंग, होना चाहिए, इसको एनफोर्स भी कराना चाहिए। बट द पॉइंट इज व्हेन इट कम्स टू लाइक ह्यूमैनिटी लाइव्स, तो उस टाइम पे वैक्सीन या एसेंशियल ड्रग्स है, वहां पर टेम्पररी वेवर होना चाहिए। और इंडिया एंड चाइना को अगर नहीं देंगे, बिकॉज वो मेजर ग्लोबल सप्लायर्स हैं काइंड ऑफ थिंग, तो अगेन दिस विल नॉट हेल्प इन फाइट विद कोविड-19। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज नॉट राइट। तो अगेन लेट अस सी क्या होता है। इंडिया साउथ अफ्रीका ने लास्ट ईयर ये प्रपोजल दिया था कि लो इनकम कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीका में वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, तो अब वैक्सीनेशन IPR का वेवर दो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो दिस इज अगेन न्यूज, ये जो है आगे देखते क्या होता है, बट फिलहाल इंडिया और चाइना को यहाँ पे वेवर नहीं देने का बात है। ओके, सो दिस इज इंडिया रिस्क बीइंग एज्ड आउट ऑफ पेटेंट वेवर प्लान एट WTO। देन ओनली 1 in 4 इन उड़ान रूट्स। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। एक ऐसा इन्होंने प्रोग्राम बनाया था गवर्नमेंट ने कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्लाइट जो है, एयरप्लेन है, इसमें इंटीग्रेट किया जाए। एयरप्लेन उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। तो जो नो फ्रिल्स एयरपोर्ट टाइप चीज बनाने की बात आई, नो फ्रिल्स एयरपोर्ट, जो रूट्स हैं वो बहुत सब्सिडाइज्ड किए गए, बट ये प्रैक्टिकल फीजिबल नहीं हो पाया। इसके बहुत सारे रीजन है। प्राइमरी रीजन तो ये भी है, कोविड-19 के कारण पूरा एविएशन सेक्टर ही सफर कर रहा है, प्लस जो रूट्स थे वो प्रॉपरली प्लान्ड आउट नहीं हुए, तो स्कीम में डिफिकल्टी है। Only 1 in 4 Udan routes survived after 3 years. Now look at this picture. Mr. Xi flexes diplomatic muscle at Olympics. ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो आगे के वर्ल्ड ऑर्डर को शो कर रहा है। एक तो मिस्टर शी ने जिस तरीके से यहाँ पे रशिया के साथ प्रेजेंस दिखाया, दिस इज ऑल्सो वन स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो अभी विंटर ओलंपिक्स चल रहा है चाइना में। विंटर ओलंपिक्स जो होते हैं वो नॉन पॉलिटिसाइज्ड होते हैं, बट यहाँ इसका टू सम एक्सटेंट पॉलिटिसाइजेशन भी हुआ है। दैट इज वाई इंडिया ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है विंटर ओलंपिक्स का। अब
जो चाइना का जो टसल है वो चल रहा है प्राइमरली यूएसए के साथ। तो रशिया एंड चाइना, इनके जो लैंग्वेज और स्टेटमेंट थे आईआर में, तो उन्होंने बहुत सटल वे में ये कहा टू प्रैक्टिस ट्रू मल्टीलेटरलिज्म, अपहोल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम सेंटर्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, तो ये डायरेक्टली शॉर्ट्स हैं यूएसए में, जो मेनी अ टाइम्स यूनाइटेड नेशंस का जो मैंडेट है, वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग क्राइटेरिया है, उसको बाईपास कर देता है। और यूनिपोलर बिकॉज यूएसए सुपर पावर अपने हिसाब से सिंगल हैंडेडली वो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को चेंज करने की कोशिश करता है। तो दिस इज द एलिगेशन बाय चाइना। बट इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो यूजुअली ओलंपिक्स में नहीं दिए जाते हैं, बट यहाँ प्रेजेंट हुआ। तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में थिनली व्हील्ड क्रिटिसिज्म हुआ यूएसए का। चाइना ने यूएसए को बोला, पर्टिकुलरली इन द वेक ऑफ रिसेंटली डिटीरियोरेटिंग रिलेशन, कि ये जो यूएस हेजेमनी है ये यूनाइटेड नेशन सेंटर्ड ऑर्डर के अगेंस्ट है। अब चाइना को सपोर्ट किसका मिल रहा है? रशिया का। बिकॉज रशिया की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट है। नाटो में यूक्रेन नाटो ग्रुप के साथ रशिया एट लॉगर हेड्स है, तो रशिया इज गोइंग टू नीड द सपोर्ट ऑफ चाइना। चाइना भी लॉगर हेड है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर विद यूएसए। तो रशिया और चाइना नेचुरली दोनों ड्रिफ्ट हो रहे हैं टुगेदर बिकॉज यूएस उनको पुश कर रहा है। दिस इज द थिंग। तो पॉइंटिंग आउट unequivocally that there is but one international order, that is the international system with the UNA. But again look at the irony, चाइना भी at times कहाँ फॉलो करता है यूनाइटेड नेशन का कोड, when it comes to Taiwan, when it comes to South China Sea, when it comes to clashes with Indian border, Indian border पे जो clashes हुए। So this is there। अब ह्यूमन राइट्स की बात करता है, बट शिंजियांग एंड यूगर भी है। तो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, यूएसए का वैसे ये टेंडेंसी होता है, वो ये वैल्यूज इम्पोज करने की कोशिश करता है दूसरे कंट्रीज में, जो कई बार बैकफायर भी होता है। अभी जो यूएसए है वो यहाँ पे डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है, बट विंटर ओलंपिक्स चाइना में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट दिस अब्दुल फताह अल सीसी, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सेंट्रल एशिया के प्रेसिडेंट्स भी थे, सिंगापुर के प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी थे। सो सी, चाइना इज ऑल्सो गेटिंग गुड सपोर्ट। बाकी जिन्होंने बॉयकॉट किया वो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया इन्होंने बिकॉज चाइना का ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इंडिया ने ह्यूमन राइट्स पे बॉयकॉट नहीं किया है, इंडिया ने बॉयकॉट किया बिकॉज ऑफ दिस गलवान वैली क्लैश। पहले इंडिया सपोर्ट कर रहा था, बट जिस तरीके से पॉलिटिसाइज हुआ दिस ओपनिंग सेरेमनी, तो इंडिया ने इसको भी बॉयकॉट किया है बिकॉज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ओलंपिक्स इज नॉट राइट। ओलंपिक्स इज नॉट दैट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ फिर अगेन देखते हैं वर्ल्ड ऑर्डर किस आगे में आगे बढ़ता है। वर्ल्ड वॉर 3 होने का ऐसा कोई चांस है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अवर्ट हो जाएगा वो। ये जो क्लैशेस भी है ये एट मैक्स हम बोल सकते हैं ब्रिंकमैनशिप है, देयर विल बी अ सॉल्यूशन। बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेज है, इम्पैक्ट है, वो इंडिया पे भी आएगा अगर यूक्रेन पे नाटो और रशिया का फाइट हुआ तो। इन चाइना ओलंपिक्स फ्यूल विंटर स्पोर्ट्स बूम, तो सी चाइनीज आर टेकिंग टू द स्लोप्स विंटर ओलंपिक्स। यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा पता है? अगर यहाँ पे फाइट हुआ नाटो और रशिया का, इंडिया साइड्स कैसे चूज करेगा? रशिया इज इंपॉर्टेंट, डिफेंस पे पूरा डिपेंडेंट है। इधर यूएसए एंड जो नाटो है ये इंडिया को प्रेशराइज करेगा टू टेक साइड्स। ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी में। एडिशनल यूएस ट्रूप्स जैसे अराइव हुए हैं पोलैंड में। यूएस रीस्टोर सैंक्शन वेवर टू ईरान। अब यूएस सॉफ्ट हो रहा है ईरान के लिए, सैंक्शंस पे वेवर ऑन द सिविलियन प्रोग्राम इज अ टेक्निकल स्टेप टू नीडेड टू रिवाइव डील। अब ईरान का अपना अलग टेंशन है। ईरान वांट्स टू बिकम न्यूक्लियर पावर बिकॉज ईरान को थ्रेट फील होता है सऊदी से और इजराइल से, और सऊदी और इजराइल की दोस्ती बढ़ रही है। तो ईरान अब और ज्यादा डिटरमाइंड हो रहा है न्यूक्लियर पावर बनने के लिए, और यूएस नहीं चाहता ईरान न्यूक्लियर पावर बने बिकॉज अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो इस पूरे जो वेस्ट एशिया वाला जोन है यहाँ एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट होगा, और फिर अगेन सिचुएशन वर्जन हो सकती है। यहाँ अगर फाइट होगा अगेन इंडिया को लॉस होगा बिकॉज हमारा सारा फ्यूल सप्लाई और हमारे जितने यहाँ पे ब्लू कॉलर वर्कर्स भी बहुत वर्क करते हैं, डायस्पोरा बहुत है, तो इंडिया को इससे डिफिकल्टी होगा। सो दिस इज देयर। और ईरान के साथ अगर न्यूक्लियर डील हो जाती है, यूएस सैंक्शंस नहीं लगते हैं, तो हमारा चाबहार पोर्ट ओपन हो जाएगा, ईरान से इंपोर्ट हम करा सकते हैं सस्ता फ्यूल। सो दीज आर द थिंग्स। ईरान, ये 2015 में न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ था
ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, बट उसके बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस न्यूक्लियर डील जो था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टॉक्स, इसको नल कर दिया था, नल एंड वॉइड। अभी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडन मतलब डेमोक्रेट्स, ये फिर से उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। देन हुंटा टॉर्चेस हाउसेज इन म्यांमार, ये एक दूसरा हेडेक है म्यांमार में, दिस वायलेशन एंड डेमोक्रेसी अभी नहीं है। बॉयकॉट कॉल मेड अहेड ऑफ पोल्स इन इराक। अब दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जो है वो RT-PCR रिलेटेड टेस्ट से एक न्यूज़ है, कोविड रिलेटेड एक थ्योरी है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको इग्नोर कर सकते हैं अपन। सेकेंड है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू डज नॉट होल्ड क्लिनिकल रेलेवेंस। एक्चुअली ये सब कोविड में सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, इसका इतना यूटिलिटी होता नहीं है, चीज़ें रातों रात बदल जाती है, कल दूसरी फाइंडिंग आ जाएगी, सो अवॉइड। देन ये स्नैपशॉट देखते हैं। स्नैपशॉट में पहला है चोकिंग ओशन, रेगुलर स्टडी है, एक रिसर्च पब्लिश हुआ जियो फिजिकल रिसर्च लेटर में। उसने ये बताया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है पानी में वो कम हो रही है, बिगेन इन रीजन्स दैट सपोर्ट मैरिन लाइफ। डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तो जो मैरिन लाइफ है, जो समुद्र में रहते हैं, उनको डिफिकल्टी होगी, तो इकोलॉजिकल लॉसेस होंगे यहाँ पे। तो डीऑक्सीजनेशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है 2080, तो इससे मैरीन इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट होगा। चोकिंग ओशन, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होगी उन्हें। मून का मैजिक, ये अर्थ है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। मून ऑब्वियसली साइज में छोटा है अर्थ से, दिस इज मून। तो अभी एक और एक थ्योरी ऐसा आया है कि मून का जो साइज है उसने भी अर्थ को, व्हाट अर्थ इज, ये डिफाइन बिल्ड करने में एक मेजर रोल प्ले किया है। तो दिस US की यूनिवर्सिटी ने बताया, एस्ट्रोनॉमर्स अभी स्टडी कर रहे हैं कि अर्थ जैसे और किस टाइप से मून्स वगैरह बनेंगे। दिस इज अगेन वन स्टडी। मून मैजिक, मून का आप बताओ, हम हमेशा एक ही साइड देखते हैं, दूसरा साइड देखते हैं या नहीं देखते हैं? मून का हमेशा हमें एक ही साइड दिखता है, जो सेकंड जो साइड है वो हम नहीं देख पाते। और ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये एक्चुअली में क्या है? ये जो ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है? मून के ब्लैक स्पॉट्स। सो दिस इज स्नैपशॉट्स। अब ये है अंटार्कटिक माइक्रोब में हेल्प इन प्लास्टिक क्लीन अप। सो सी, अर्थ जो है वो जियोइड शेप का है, लुक एट दिस अर्थ, ये हमारा अर्थ है। अर्थ जो है एक्चुअली में स्फेरिकल नहीं है, दिस इज जियोइड। ये है हमारा इंडिया। अब इंडिया जो है ना वो इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आता है नॉर्थ पोल, और साउथ की तरफ मूव करेंगे तो आएगा साउथ पोल। साउथ जो है ना ये अंटार्कटिका कहलाता है, अंटार्कटिका, बिकॉज दिस इज अ लैंड मास, दिस इज अंटार्कटिका। और नॉर्थ जो है ना ये कॉन्टिनेंट नहीं है, यहाँ तो बस ग्लेशियर्स वगैरह ही है, आइस, दिस इज आर्कटिक। तो साउथ में दिस इज अंटार्कटिका, दिस इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है अगेन कोल्ड है यहाँ पे, बिकॉज सोलर इंसोलेशन आते नहीं है। अभी एक थ्योरी आया है कि अंटार्कटिका में ऐसे माइक्रोब्स हैं जो प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन वन थिंग। प्लास्टिक के साथ सबसे अच्छी चीज होती है कि प्लास्टिक की यूटिलिटी बहुत है, डिफरेंट शेप, साइज, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ते में हम प्लास्टिक इक्विपमेंट्स बना पाते हैं जो ड्यूरेबल भी होते हैं, मास स्केल में भी प्रोडक्शन है। प्रॉब्लम प्लास्टिक के साथ ये आती है कि प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं होता ऑटोमेटिकली, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सो वी वांट अ वे कि जिससे प्लास्टिक डिग्रेड हो पाए, प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड हो पाए। अदरवाइज प्लास्टिक का अक्यूमुलेशन होता जाएगा और एक बहुत बड़ा वेस्टेज का पाइल क्रिएट हो जाएगा। द प्रॉब्लम जो अभी वर्ल्ड फेस कर रहा है, प्लास्टिक क्लीन अप। तो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले अंटार्कटिका में, क्लीनिंग अप पॉल्यूशन फ्रॉम फ्यूल। तो प्लास्टिक को वो डिके कर सकता है, दिस इज दैट। तो पॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च बेस्ड फ्रोजन अंटार्कटिका में टाइनी माइक्रोब्स मिले हैं। नेचुरली अकरिंग क्लीनिंग सिस्टम है फॉर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय डीजल एंड ऑल। अब जैसे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका प्रोटेक्टेड है बाय मैड्रिड प्रोटोकॉल, नोट इट डाउन, 1961 मैड्रिड प्रोटोकॉल। तो अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज अलाउ नहीं की जाती है। मैंडेट ये है कि इसको प्रिस्टीन स्टेट पे रखना है, जैसा है वैसा ही रखना है, एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस नहीं लाने, बिकॉज अंटार्कटिका में चेंजेस आएंगे तो पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ कुछ नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो ऐसा काम कर सकते हैं कि प्लास्टिक को वो ईट करेंगे और प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो दिस इज देयर, माइक्रोब्स हैं, ऑप्टिमाइज्ड हैं इस कंडीशन में, क्लीन अप कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट एवरीवेयर एल्सवेयर। तो दिस इज वन थ्योरी।
ये जो थ्योरी और रिसर्च होता है इसका प्रैक्टिकल यूज आने के बीच में बहुत लंबा रास्ता होता है। लेट अस सी। तो डिग्रेडिंग प्लास्टिक इज वन थिंग, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं लो टेम्परेचर पॉलीमर डिग्रेडेशन में। तो दिस इज अंटार्कटिक माइक्रोब्स में हेल्प इन प्लास्टिक क्लीन अप। व्हाट इज द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ अ सोलर स्टॉर्म? अब सन है, सन में क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन हो रहा है तो बीच बीच में बहुत सोलर फ्लेयर्स आते हैं, सोलर फ्लेयर्स, सोलर स्टॉर्म्स आते हैं। तो ये जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इससे अर्थ में डिफरेंट एट टाइम्स जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट, सैटेलाइट्स एंड ऑल, इन सब पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब बात यह है कि सबसे पहला अर्लीस्ट सोलर स्टॉर्म कब आया था? तो हम आइस कोर्स हैं ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में, यहाँ हमने स्टडी में देखा कि कुछ ट्रेसेस मिले हैं कि लाइक 9200 ईयर्स अगो भी इस टाइप से सोलर स्टॉर्म्स आते थे। ये जो सन है ना, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल इस टाइम स्केल में देखें तो ये बहुत 4.6 बिलियन ईयर्स अगो लाइक है। तो हमारा एग्जिस्टेंस इतना है नहीं, हम तो अभी आए हैं जस्ट। तो अर्थ का जो हिस्ट्री है, सन का जो हिस्ट्री है, दिस इज ह्यूज। और इस टाइप के जैसे 9200 ईयर्स अगो इस टाइप के चेंजेस आए हैं। हम अक्सर क्लाइमेट चेंज भी देखते हैं। क्लाइमेट चेंज हम बोलते हैं लाइक इट इज अ वेरी बैड थिंग और लाइक दैट। नो, क्लाइमेट चेंज इज अ नेचुरल प्रोसेस। हमेशा से क्लाइमेट चेंज होता आया है। एक एंथ्रोपोसीन फेज आता है, आइस एज आता है, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट की कंडीशंस चेंज होती आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अर्थ के लिए ना दिस इज वैल्यू न्यूट्रल टर्म होता है, वैल्यू न्यूट्रल, मतलब कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। अर्थ के लिए इट इज वैल्यू न्यूट्रल। और अर्थ के लिए हम ह्यूमन बींग स्पीशीज वगैरह भी ऐसा कोई ज्यादा मायने रखते नहीं है। सो द पॉइंट इज, यहाँ ट्रबल ये है कि एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से होने लग गया है। जो चेंज 1000 ईयर्स में होना था बिकॉज ऑफ ह्यूमन प्रैक्टिसेस वो 10 ईयर्स में हो रहा है। सो दिस इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस। तो दिस इज दैट इज वाई वी ट्राई टू स्टडी, फाइंड आउट कि अर्थ का किस टाइप से हिस्ट्री रहा है, कैसे सीजन्स, क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक दैट। और बाकी ये जो बाहर से जो उल्का वगैरह आ जाता है दिस, तो इस पे भी हम स्टडी इसलिए रखते हैं, मॉनिटर इसलिए रखते हैं बिकॉज सी डायनासोर्स एक टाइम पे लाइक मेजर स्पीशीज था अर्थ का, बट बिकॉज ऑफ दिस एस्टेरॉइड ये पूरा डायनासोर ही वाइप आउट हो गए। सो वी कीप अ ट्रैक कि हमारे साथ भी ऐसा नहीं हो जाए। सो दिस इज हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल्स। तो ये आइस सेडिमेंट में कॉस्मोजेनिक, रेडियो, ये सारी चीजें यहाँ पे मिली है, रेडियो न्यूक्लियाइड्स, एनवायरनमेंट आर्काइव्स। So this is next one, quantum solution to a 243-year-old maths problem। तो बहुत सारा एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये काफ़ी टाइम से था। मैथ्स का प्रॉब्लम है कि 6 रेजिमेंट है, हर में 6 ऑफिसर्स हैं, 6 डिफरेंट रैंक के हैं। 36 ऑफिसर्स इस तरीके से प्लेस करना है स्क्वायर अरेंजमेंट में, 6 रो 6 कॉलम में, दैट नो रो और कॉलम रिपीट एन ऑफिसर्स रैंक और रेजिमेंट। दिस इज अ प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है रेगुलर मैथ्स से। तो क्वांटम के यहाँ पे क्वांटम मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स लगा के आईआईटी वगैरह में इन्होंने ऐसा इसका सॉल्व करने का कोशिश किया है। आई ट्राई टू रीड दिस, अभी इस पे इतना इन्वेस्ट करने का देयर इज नो पॉइंट। सी सेट का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज शाम को मैं उसका अनाउंसमेंट करूंगा। क्वांटम सॉल्यूशन टू 43-year-old मैथ्स प्रॉब्लम। इसमें ये भी है बिकॉज दिस इज अगेन अ थ्योरी, अभी ऐसा कुछ यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है। डिफरेंट मैथ्स के जो इक्वेशंस एंड फॉर्म्स एंड थ्योरीज यहाँ पे बस मेंशन किया गया है, कैन स्किप इट। ये जो 3 है, मिस्ट्री इलनेस, क्रिप्टो रिडल और इंडियन चाइना इम्पोर्ट एंड वंदे भारत, दीज आर इम्पोर्टेंट। ये जो है मिस्ट्री इलनेस, इसमें अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि व्हाट इज हवाना सिंड्रोम। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि कई बार इंटरनेशनल रिलेशंस में जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है, नए फॉर्म ऑफ अटैक्स आने लग गए। जैसे बायो वेपन देखा, पॉसिबली जैसे कोविड-19 है, इज इट अ बायो वेपन? सिमिलरली बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेपन्स आ गए हैं। तो जो वॉर है, जैसे हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी पढ़ते हैं, आईआर भी पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस3 भी देखते हैं। वॉर का नेचर चेंज हो रहा है। अब वो ट्रेडिशनल वॉर नहीं होते हैं जैसे पहले टैंक्स, गन्स एंड ऑल। वॉर का नेचर चेंज हो रहा है। सो वन सच थिंग कुड बी हवाना सिंड्रोम। अब हवाना सिंड्रोम क्या है? ये एक मिस्ट्री इलनेस है। अमेरिकन डिप्लोमेट्स में ये देखने को मिला। तो यूएस इंटेलिजेंस ने बताया हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम में क्या हुआ, यूएस में जैसे एक कंट्री यूएसए है, फॉरेन में जैसे यूरोप में या फिर क्यूबा में ऐसे अपने डिप्लोमेट्स भेजती है। तो ये जो डिप्लोमेट्स यहाँ पे गए थे, अचानक ये बीमार पड़ने लग गए, इनको ट्रबल आने लग गया, इनको सिम्टम्स रिलेटेड ब्रेन इंजरी होने लग गई। अब ये क्यों हो रहा है? तो
ऐसा एक थ्योरी भी आया था, इट इज़ नॉट वेरीफाइड, कि उन पे सिस्टमेटिक अटैक किया जा रहा है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, क्लोज रेंज अल्ट्रासाउंड। तो उनको नॉइज सुनाई दे रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है, डिजीनेस आ रहा है, हेडेक आ रहा है, वर्टिगो, नॉसिया, मेमोरी लॉस, ब्रेन इंजरी हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें देखने को मिली। तो जो हवाना सिंड्रोम है वो इन सब का कलेक्टिव टर्म है कि फॉरेन डिप्लोमेट्स को ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड हवाना सिंड्रोम। अब इसका रीज़न क्या है? एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई अंडरलाइंग वहाँ पे उनको डिफिकल्टी, हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे जो बढ़ गए। और एट टाइम्स यूएस में ये भी देखा गया है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह ऐसे फॉरेन पोस्टिंग में होते हैं वो ऑलरेडी बहुत अलर्ट और बहुत हाईली स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में होते हैं। सो व्हेन यू आर इन अ हाईली स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट तो सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। तो दिस कुड बी वन थिंग कि अंडरलाइन कोई डिसीज था और हाईली स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में ये चीज़ और एग्जर्बेट हो गई, तो वो बन गया हवाना सिंड्रोम। बट अगर ये सिस्टमेटिक अटैक है उन पे तो फिर उसका उसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। सो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में ये बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, रेडियो फ्रिक्वेंसी, पल्स डायरेक्टेड है उनकी तरफ, जिसके कारण ये डिफिकल्टी आया। इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी इस बारे में कोई ऐसा बताया नहीं गया है कि व्हाट एक्चुअली बी द रीज़न। मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि अटैक भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कोई अंडरलाइंग डिसीज थी जो यहाँ पे दिखा। ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। सो दिस इज द। अब इसमें डिटेल में नहीं जाना है CIA ने क्या कहा, USA में क्या कहा, हमें बस ये देखना है कि दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर पॉसिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, लेजर बीम फॉर्मिंग एंड ऑल, जो हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट है उस पर अटैक किया जा रहा है। दिस इज मिस्ट्री इलनेस। अब ये क्रिप्टो रिडल है, टैक्स फर्स्ट रिकॉग्निशन लेटर। इंडिया ने क्रिप्टो को, डिजिटल एसेट्स को रिकॉग्निशन नहीं दिया, बट बजट में अनाउंस कर दिया कि अगर इससे कुछ आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो उस पर 30% टैक्स लग जाएगा। ये एक रिडल बन गया, क्रिप्टो रिडल। अब इसका भी आगे का जर्नी है, टेल यू। अभी ये बजट में केवल अनाउंस हुआ है, अभी ना तो हमारे पास क्रिप्टो का कोई लॉ है ना कोई रूल है। बहुत टाइम से, लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट एक रूल लाने वाली है, एक एक्ट लॉ आने वाला है, बट अभी तक नहीं आया। द पॉइंट इज अभी हम इस पे जो भी बात करेंगे ना ये सब स्पेकुलेशन बेस्ड होगा। सो दैट इज वाई आई से कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, हाँ ना। अभी लॉ आएगा उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। दैट इज वाई फॉर नाउ डिजिटल करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो से रिलेटेड टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन एंड ऑल, आवर फोकस शुड बी देयर। तो यहाँ मैम ने बताया 30% टैक्सेशन होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में। सो दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज जो वर्ड है वो इस डिजिटल एसेट्स की तरफ मूव कर रहा है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब जैसे बिटकॉइन और दिस एथेरियम है, ये जो है ये गवर्नमेंट बैक्ड नहीं है, किसी सेंट्रल बैंक से बैक्ड नहीं है क्रिप्टो करेंसी, तो इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में। बट इससे रिलेटेड अगर कोई डिजिटल एसेट्स है और उससे किसी को इनकम हो रही है तो इस पे सरकार ने 30% टैक्स लगाने की बात की है। अब देखो यहाँ पे भी लिखा है देयर इज नो क्लैरिटी येट टू हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। तो अभी कंसल्टेशन चल रहा है स्टेक होल्डर्स का, लेट अस सी यहाँ पे किस तरीके से होता है। तो बजट में केवल ये लिखा है 30% टैक्स है अगर ट्रांसफर हो रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिडक्शन एक्सेप्शन मिलेगा, लॉसेस जो होंगे वो कवर नहीं होंगे, मतलब प्रॉफिट होगा तो ही टैक्स देना है। लॉसेस फ्रॉम सच ट्रांसफर कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, लॉस हुआ तो दैट्स योर्स। देन डिडक्टेड होगा 1% कैप्चर ट्रांजेक्शन डिटेल भी होगा, और इसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मैकेनिज्म। लेट्स नॉट ड्वेल इनटू दिस। क्रिप्टो करेंसी में वेट बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव वर्क अदरवाइज हमें करना पड़ेगा। तो इंडिया का अप्रोच हमें केवल 2 ही याद रखना है। फर्स्ट हमें ये रखना है कि हम रेगुलराइज्ड करेंसी चाहते हैं, और ये जो करेंसी होगी ना वो RBI बैक्ड डिजिटल करेंसी आएगी। अब RBI बैक्ड डिजिटल करेंसी आएगी तो उससे क्या होगा, ये जो मिडिल बैंक्स होते हैं बहुत सारे, इनका वर्क हैम्पर हो सकता है, बिकॉज RBI अभी डायरेक्टली डील करेगा उस करेंसी में, बैंक्स के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। वरना अभी क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, फिर बहुत सारे बैंक्स होते हैं, और फिर कस्टमर्स होता है। अगर RBI बैक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी आ गई तो ये डायरेक्टली कस्टमर से डील कर लेगा, तो इन मिडिल बैंक्स का क्या होगा, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। लेट अस सी, अभी इसमें देखते हैं क्रिप्टो रिडल टैक्स फर्स्ट रिकॉग्निशन लेटर। अब ये है वाई आर इंडियाज इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना राइजिंग।
इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना राइजिंग। एक तरफ हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया करना है, चाइना का बॉयकॉट करने की बात करते हैं, बट एवरी दिवाली वी सी की सो मेनी प्रोडक्ट्स हम चाइना के यूज करते हैं। रीजन इज हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना पे, चाइना प्रोडक्ट्स पे। तो दिस इज देयर। कोविड-19 के बाद और एलएसी टेंशन के बाद हमने वाओ किया था कि हम चाइना से डिकपल करने की कोशिश करेंगे इकोनॉमी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। हम कहने को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, फार्मेसी ऑफ वर्ड है हम, बट उसका जो रॉ मटेरियल है वो आता है चाइना से, तो हम डिकपल नहीं हो पाते। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर जो हैं हमारे, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है चाइना में फॉर दिस स्पेयर पार्ट्स, सो डिकपल इज नॉट दैट इजी। तो यहाँ ये जो डेटा दिया है वो ये दिया है कि सी चाइना में जो ट्रेड टाइज है, जो बायलैटरल ट्रेड है वो राइज हुआ है, और इंपोर्ट हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज हुआ है। ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो देयर। अब रीज़न क्या है? हम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मशीनरी, केमिकल, इंटरमीडिएट इंपोर्ट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये सब चीज़ें हम चाइना से बुलाते हैं, और वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर दैट मेडिकल सप्लाईज में। देन इसके बाद ये भी है, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हुआ, लैपटॉप कंप्यूटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, केमिकल्स जो हुए जैसे कि एसिटिक एसिड इंपोर्ट वगैरह, ये भी चाइना पे डिपेंडेंट है। देन ट्रेड फिगर्स रीसेंट क्या बता रहे हैं? देयर इज नो डिकपलिंग, जो साइन ऐसा कुछ नहीं है। कॉज ऑफ कंसर्न, चाइना के साथ ट्रेड टाइज जो हैं वो बढ़े हैं, ट्रेड डेफिसिट भी ऑन राइज है, 51 बिलियन डॉलर से 2017 टू 69.4 बिलियन डॉलर इन 21। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। इस चीज़ को हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई सेल्फ रिलायंट इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, कैपेसिटी। अब इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना ऑल्दो कम हुआ है, एक टाइम था चाइना से बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा था, अब कम हुआ है। फिर हमने कुछ मेजर्स भी लिए, जैसे चाइनीज़ ऐप्स हैं इसको बैन किया, देन 5G ट्रायल्स में चाइनीज़ फर्म्स को इन्वॉल्व नहीं किया, टैक्स इन्वेस्टिगेशन अभी शाओमी वगैरह में हुआ। तो दीज वर मेजर्स जिससे जो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी फ्रॉम चाइना टू इंडिया आ रहा था वो इम्पैक्ट हुआ है। द पॉइंट इज, इधर भी हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू चाइना, सो दैट ये जो डिपेंडेंसी है, ओवर्ट डिपेंडेंसी है, बिकॉज चाइना कैन यूज ट्रेड एज अ वेपन, देन हम दिस ओवरटली डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारा जो इकोनॉमी है वो हॉल्ट पे आ जाएगा। सो वी नीड टू डू समथिंग सेल्फ रिलायंस। ये वंदे भारत ट्रेन है, बजट में हमने देखा था 400 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने की बात है। न्यू वंदे भारत ट्रेन, ये वंदे भारत ट्रेन क्यों ज़रूरी है? एक तो ये न्यू फॉर्म ऑफ लाइक न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, फास्टर है, एफिशिएंट है, और इंडियन डिज़ाइन है, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया गया है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल ट्राई टू रिप्लेस अवर एंटायर फ्लीट विद दिस न्यू फॉर्म ऑफ रेलवे ट्रेन्स, वंदे भारत। नई जनरेशन की है ये, इसमें एफिशिएंसी, एनर्जी बेटर है, और एक्सपीरियंस एंड सेफ्टी सिक्योरिटी भी बेटर है। इंडिजिनस है, सेमी हाई स्पीड है, सेल्फ प्रोपेल्ड है, तो ये नेक्स्ट लीप है इंडियन रेलवे। ये जो कोचेज होते हैं ना, ये भी टाइम टू टाइम ऐसे अपग्रेड किए जाते हैं। पहले वाले जो कोचेस थे लेस एफिशिएंट थे, जर्क्स ज़्यादा लगते थे, एक्सीडेंट प्रोन भी थे, सेफ्टी नहीं थी। फिर इसके बाद जो थे वो अपग्रेडेड है, नाउ दिस इज नेक्स्ट जनरेशन। तो ग्रेजुअली इसको राजधानी एंड ऑल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इधर बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है, लाइक CCTV, GPS, वाईफाई, है ना, बायो वैक्यूम टाइप टॉयलेट लाइक इन एयरक्राफ्ट। सी, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बन रहे हैं, ICF चेन्नई में, मेक इन इंडिया है ये, गुड। देन मैक्सिमम स्पीड दिया है 160 किलोमीटर पर आवर, जर्नी टाइम भी कम होगा, जर्क्स कम है, एनर्जी एनवायरनमेंट एफिशिएंट है, फास्टर, ईजियर टू मेंटेन है, लेस एनर्जी फ्लेक्सिबिलिटी। सो दिस इज गुड। द आइडिया इज वंदे भारत जो है कोचेज और डिज़ाइन सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्स में इंक्लूड करना है। अब जैसे इसकी जो रेक्स हैं वो चेन्नई में भी बन रही है, और ये RCF है, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। एक आध बार ऐसा सवाल आया, रेलवे की फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है? कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। करंट स्टेटस प्रोग्राम का है अभी 400 यहाँ पे बनाने की बात है, इसका एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये है वंदे भारत सेमी हाई स्पीड रेलवे ट्रेन्स। सो दिस इज मिस्ट्री इलनेस, क्रिप्टो है, देन इंडिया का इंपोर्ट फ्रॉम चाइना राइजिंग, एंड वंदे भारत।
देन दिस इज ISIS की बात है, द इस्लामिक स्टेट विदाउट अ कैलिफेट, जो भी रिसेंटली स्ट्राइक किया यूएसए ने. दिस इज कमेडियन टर्न प्रेसिडेंट, दिस इज यूक्रेन प्रेसिडेंट. ओके, एंड दिस इज SBI का प्रॉफिट बढ़ा है. SBI के चेयरमैन कौन है? मिस्टर दिनेश कारा. एडिशनल प्रोविजंस होंगे टू एड्रेस स्ट्रेस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कोविड-19, थर्ड वेव का बैकड्रॉप. ओवरऑल SBI का Q3 का प्रॉफिट 62% राइज हुआ है. वी कुड प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल इफ टैक्स बेस वॉज वॉइडर. ये न्यूज है फ्रंट पेज का कंटिन्यूएशन में. तो मिस्टर तरुण बजाज ने बताया ज्यादा से ज्यादा लोग अगर टैक्स बेस के अंदर आएंगे ना तो उससे हेल्प मिलेगा. उससे ओवरऑल अगर मोर पीपल आर टैक्स कॉम्प्लायंट तो टैक्स स्लैब भी कम होने के अच्छे चांसेस है. बट वी नीड टू इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लायंस, टैक्स टू GDP रेशियो. देन दिस इज भारत पे, इंडस्ट्रियलिस्ट टू स्पर ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग. किक स्टार्ट करे वर्चुअस साइकिल. हमने अभी कल ही पढ़ा है. वर्चुअस साइकिल का मीनिंग बताइए. वर्चुअस साइकिल, क्राउड इन वर्चुअस साइकिल. इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर का भी, गवर्नमेंट सेक्टर का भी. वर्चुअस साइकिल, तो इससे इकोनॉमिक रिकवरी बेटर होती है. जैसे कल ही आपने आंसर तैयार किया ना, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो 1929 का डिप्रेशन आया था, तो क्या टूल्स अपनाए गए उस रेसेशन से ऊपर आने के लिए, उभरने के लिए? वर्चुअस साइकिल इज ऑल्सो वन सच टूल. सो दीज आर द लेसन्स. ODI स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज स्पोर्ट्स. अब ये है कनेक्टिंग धोलावीरा. धोलावीरा, वेयर इज धोलावीरा? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खादिर आइलैंड में, गुजरात, कच्छ में. खावदा खादिर रोड इन कच्छ. तो ये धोलावीरा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और रिसेंटली इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है. दिस इज ऑन एन आइलैंड इन कच्छ. तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे वाइल्ड एस मिलते हैं. लिटिल रन ऑफ कच्छ है. धोलावीरा एक हड़प्पा सिटी है जो आइलैंड ऑफ खादिर में है. इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में है और यूनेस्को ने इसे डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे बाजरा, मिलेट, गोट्स, बेरीज वगैरह भी है. धोलावीरा सरपंच ने बताया. तो दिस इज देयर. धोलावीरा में अब फॉसिल पार्क भी है, प्राइड ऑफ आइलैंड, दिस भाजदाऊ हिल यहाँ पर. तो ये धोलावीरा है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग फ्रॉम हियर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे हमने पढ़ा किन किन राज्यों से होती है बताइए. गुजरात में भी है, राजस्थान भी है, MP. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो दिस इज धोलावीरा. धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे कैसा था? दिस इज धोलावीरा. इंडस वैली सिविलाइजेशन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, IVC. इससे भी अक्सर सवाल पूछे गए. जैसे अर्ली लाइफ है, ये क्या है? फॉसिल पार्क है धोलावीरा का. अर्ली लाइफ, फॉसिल पार्क धोलावीरा. फिर ये फोटोग्राफर्स है खादिर, प्री वेडिंग शूट्स. और ये डेजर्ट क्यूजीन है, बाजरा यहाँ का फेमस है, मिलेट, विच द आइलैंड इज फेमस फॉर. धोलावीरा. ट्राइबल कल्चर, लोकल कल्चर, ये जो चीजें हैं ये भी पूछी जाती है एट टाइम्स. देन ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे वर्क है. तो दिस इज धोलावीरा, गुजरात, कनेक्टिंग धोलावीरा. So this is 6th of February 2022. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.